कहानी आगे कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं युन ने चैंग को उसके छोटे भाई की सारी प्लानिंग्स के बारे में बता दिया। फिर युन ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी का मालिक बनने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर चैंग हंसने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, युन ने कहा, मुझे मालूम है कि कुछ लोग तुम्हें सक्सेसर बनाने में मदद करने का नाटक कर रहे हैं और असल में वही लोग तुम्हारी खबरें तुम्हारे भाई को पहुंचाते हैं, लेकिन मैं वाकई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करने को तो नहीं कह रहा, मैं बस तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। ये बातें सुनकर चैंग कैफ़े के बाहर चला जाता है और स्मोक करने लगता है। वो सोचता है कि इस लड़के ने जो कुछ भी बताया है वो सब सच है और अपने भाई के मुकाबले मुझ में सक्सेसर बनने वाली कोई क्वालिटी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी की सक्सेसरशिप मेरे हाथों से छिन जाएगी। लेकिन फिर भी क्या मुझे एक 17 साल के अनजान बच्चे पर भरोसा करना चाहिए, जबकि आज से पहले मैं इसे जानता तक नहीं था। लेकिन चैंग को तभी अपने फादर की एक सलाह याद आती है कि अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखो कि जिनके पास स्किल है। स्किल्ड लोगों की एज, जेंडर या सोशल स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम ऐसे लोगों को अपने साथ रखोगे तो इस काबिल बन जाओगे कि म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीड कर सको। फाइनली वो उनके पास वापस जाता है और उससे आगे के प्लान पूछता है। चैंग कहता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ बताओगे तब मैं फैसला करूंगा कि मुझे करना क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटे भाई को चैंग की पुलिस स्टेशन से छूटने की खबर मिलती है। अपनी प्लानिंग को फेल होता देखकर वो आग बबूला हो जाता है और इधर युन आगे का प्लान चैंग को बताता है। अगर तुम्हें अपने भाई से जीतना है तो पहले तुम्हें इस सच्चाई को फेस करना होगा कि तुम दोनों भाइयों में से चेयरमैन बनने का ज़्यादा हकदार तुम्हारा छोटा भाई है। उसने अब्रॉड में रहकर बिजनेस स्टडी की है और वापस लौटते ही उसने एक पावरफुल ख़ानदान में शादी कर ली। ये सब करके उसने अपने कनेक्शंस को मजबूत कर लिया। इस तरह उसने अपने लिए चेयरमैन बनने का रास्ता आसान कर लिया। और दूसरी तरफ तुम हो, तुम्हारे पास सिर्फ यही काबिलियत है कि तुम मैनेजर के बड़े बेटे हो और ऊपर से तुम्हारी रेपुटेशन भी बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम चेयरमैन सक्सेसर बन सकते हो। युन चैंग से मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हारा छोटा भाई, जो तुमसे हर एस्पेक्ट में बेहतर है, वो भी तुम्हारे लेवल पर गिर जाए और तुम्हारी स्किल्स को हम लोग बेहतर बना दें, तो क्या होगा? तुम्हारे फादर किसे चुनेंगे? असली कंपटीशन तब शुरू होगा जब तुम दोनों भाई एक ही लेवल पे आ जाओगे। वो आगे कहता है कि सक्सेसरशिप हासिल करने के लिए तुम्हें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है बैकग्राउंड, जिसमें तुम पहले ही फेल हो चुके हो। दूसरी चीज़ है रेपुटेशन, और तुम्हारी रेपुटेशन पूरे शहर में सबसे ख़राब है। और तीसरी चीज़ है एबिलिटी, मगर इसमें भी तुम्हारा भाई तुमसे बहुत आगे है। जब तुम अपने टाइम को पार्टी और शराब में ख़राब कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारा भाई अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आज से हम इन तीनों कंडीशंस को ओवरटर्न करेंगे। शुरुआत होगी बैकग्राउंड से। अब तुम्हारी शादी तो किसी अच्छे पावरफुल ख़ानदान में नहीं हो सकती, तो अब हम तुम्हारे छोटे भाई चांगसुक की शादी तोड़ देंगे। और जैसे ही चांगसुक की वाइफ का सपोर्ट उसके पास से हटेगा तो वो भी तुम्हारी तरह आकर स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक ऑफिस में चांगसुक अपने फादर से माफ़ी मांग रहा होता है। चेयरमैन से चांगसुक के फादर इन लॉ ने फ़ोन करके उसकी शिकायत की है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शिकायत की है। चेयरमैन ने उसको बताया कि उसकी वाइफ और फादर इन लॉ ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अगर तू अपनी हरकतों को नहीं सुधारेगा तो वो लोग डिवोर्स भी ले सकते हैं। इतना कहकर चेयरमैन चैंग की तरफ मुड़ा और पूछा, आज तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ा? चेयरमैन ने सोचा कि हमेशा की तरह आज भी चैंग खुद को बेकसूर बताएगा और बदतमीजी से पेश आएगा, लेकिन युन ने उसे पहले ही समझा दिया था कि आगे उसे कैसे बिहेव करना है। चैंग ने सबकी एक्सपेक्टेशन से उलट अपने फादर से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। ये देखकर उसके फादर और ब्रदर हैरान हो गए। चैंग ने कहा, आज के बाद मैं अपनी पोजीशन के हिसाब से बिहेव करूंगा और आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ये सुनकर उसका फादर मुस्कुराने लगा और बोला कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पुलिस से पता चला कि तुम सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। तुमने अपनी परेशानी को बिना मेरी मदद के अपने आप सॉल्व किया है, इसलिए मैं तुम पे बहुत प्राउड हूँ। ऑफिस के बाहर आते ही चांगसुक अपने बड़े भाई को धमकी देने लगा। उसने कहा कि उसे मालूम है उसकी वाइफ और उसके फादर इन लॉ से शिकायत करने वाला वही है। वो कहता है कि जिसने भी तुम्हें इस बात की खबर दी थी, मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन चैंग ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसके फादर ने पहली बार उसकी तारीफ की थी और वो खुश होकर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर हम चैंग और युन को कार में देखते हैं। चैंग ने युन का शुक्रिया अदा किया और फिर उससे आगे का प्लान पूछने लगा। युन ने उसे काम डाउन होने के लिए कहा, क्योंकि अभी
चेयरमैन सक्सेसरशिप की सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई जीती है, अभी उसे 2 लड़ाइयाँ और जीतनी होंगी। यून कहता है कि अभी के लिए तुम्हें एक छोटे एम्प्लॉय की तरह कंपनी ज्वाइन करनी होगी ताकि तुम कंपनी के काम करने के तरीके सीख सको। चैंग ये सुनकर पहले तो हेजिटेट हुआ, लेकिन उसने कहा, आज से तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। यून ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। चैंग ने कहा, तुम अपनी डिमांड्स बताओ। ये सुनकर यून मुस्कुराने लगा और फिर हम रिव्यू कमेटी के दिन का सीन देखते हैं। रिव्यू कमेटी की मीटिंग शुरू होती है और प्रिंसिपल कहता है, होम रूम टीचर सारी बातों को एक्सप्लेन करें। होम रूम टीचर कहता है कि ये एक बुलिंग केस है और मिन्हो और उसकी गैंग को यून ने सेल्फ डिफेंस के तौर पर पीटा है। हम देखते हैं कि मीटिंग में यून का लीगल गार्डियन कोई और नहीं बल्कि चैंग होता है। होम रूम टीचर ने चैंग को पहचान लिया था कि चैंग इस शहर का वन ऑफ मोस्ट पावरफुल पर्सन, लेकिन मीटिंग के बाकी लोग इस बात से अनजान थे। प्रिंसिपल टीचर की बातें सुन के हैरान हो गया था। प्रिंसिपल ने टीचर से कहा, हम बुलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे यून ने 4 स्टूडेंट्स को इंजर्ड करके हॉस्पिटल भेज दिया है और हम इस तरह के इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तुम्हारी बुलिंग वाली बात का भी कोई सबूत और गवाह हमारे पास नहीं है, इसलिए बड़े अफसोस के साथ हमें यून को पनिशमेंट देनी ही होगी ताकि विक्टिम्स के साथ इंसाफ हो सके और विक्टिम्स के पेरेंट्स का भी भरोसा हम पर बाकी रहे। प्रिंसिपल ने मिन्हो से पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, तो मिन्हो ने झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी और सारा इल्ज़ाम यून के सर पर डाल दिया और झूठ झूठ रोना धोना शुरू कर दिया। ये होते ही बुली की मॉम चिल्लाने लगी और यून को पनिश करने की डिमांड करने लगी। इतना सब देखकर चैंग को गुस्सा आ गया और उसने बुली और उसकी मॉम को बुरा भला बोला। और जब प्रिंसिपल उन दोनों के बीच बचाव के लिए खड़ा हुआ तो चैंग ने डायरेक्ट प्रिंसिपल से पूछा कि आखिर तुम इन बुलीज का साथ क्यों दे रहे हो, क्या इन लोगों ने तुम्हें घूस दी है। ये सुनकर मिन्हो की मॉम गुस्से में चिल्लाने लगी कि ये आदमी मेरे बेटे को बुली क्यों कह रहा है और आखिर ये आदमी है कौन, मैंने तो सुना था कि यून ऑर्फन है। चैंग मुस्कुराने लगा और हम देखते हैं कि यून ने चैंग से उसका कस्टोडियन बनने की डिमांड की थी। यून ने कहा कि आगे वो स्कूल में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट करने वाला है और वो इंसिडेंट्स इतने बड़े होंगे कि उसके लिए लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। यून ने कहा, अगर तुम इन प्रॉब्लम्स में मेरी हेल्प करोगे तो चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं तुम्हें म्यूजिंग कंपनी का प्रेसिडेंट बनने में हेल्प ज़रूर करूँगा। चैंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। चैंग मीटिंग में कहता है कि मैं यून का लीगल कस्टोडियन हूँ और म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का एल्डर सन हूँ। यून मेरे छोटे भाई जैसा है और जैसे ही मुझे पता चला कि ये मुसीबत में है तो मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे मालूम है कि आपका स्कूल बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस है और मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई बिना किसी मुश्किल के इस स्कूल को अटेंड करे। और तो और मैं आपके स्कूल को स्पॉन्सर करने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद मुझे अपनी स्पॉन्सरशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। टीचर्स का काम बच्चों को गुड वैल्यू सिखाना होता है, तो फिर क्यों तुम लोग यून को उसका सेल्फ डिफेंस करने के लिए पनिश कर सकते हो। जिस वक्त यून को बुली किया जाता था तो तुम सबने आखिर उसकी मदद क्यों नहीं की, सिर्फ इसलिए कि यून गरीब फैमिली से था और तुम लोगों को बुलीज की फैमिली से हश मनी मिलती थी। चैंग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस स्कूल को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम लोगों को ये शहर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा और अगर तुम समझो तो इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। ये देखकर प्रिंसिपल सोच में पड़ गया कि अगर मैं यून के खिलाफ फैसला करूंगा तो चैन और म्यूजिंग कंपनी मुझे इस शहर से निकालकर बाहर फेंक देंगे, लेकिन अगर मैं यून का समर्थन करता हूँ तो मेरा और मेरे स्कूल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सोचकर प्रिंसिपल ने यून संग से उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछा। यून ने सारी बात शुरुआत से बताई और प्रिंसिपल से मिन्हो और उसकी गैंग को पनिश करने की डिमांड की। ये देखकर मिन्हो की मॉम का पारा गुस्से से 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो प्रिंसिपल को धमकी देने लगी कि वो अपने बेटे की पनिशमेंट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और वो फ़ौरन अपने हस्बैंड को कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगी कि स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ उनके बेटे को सिर्फ इसलिए पनिश करना चाहते हैं क्योंकि यून का कस्टोडियन म्यूजिंग कंपनी के चेयरमैन का एल्डर सन है। ये बात सुनते ही उसका हस्बैंड गुस्सा हो गया और उससे बोला कि फ़ौरन वहाँ से घर वापस चली जाए, क्योंकि जिस चैंग की बात वो कर रही है वो आदमी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो आदमी कुछ ही सेकंड्स में उनकी फैमिली और बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है और मिन को वो जो भी पनिशमेंट देना चाहता है उसे देने दे। रात को यून बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि कैसे मिन्हो और उसकी गैंग को एक्सपेल कर दिया गया और मुझे सिर्फ 100 आवर्स का वॉलंटियर वर्क दिया गया। मिन्हो ने रिटेलिएट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी मॉम ने उसे रोक लिया। यून मुस्कुराया और बोला कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांग।
मिन्हो गुस्से में चिल्लाया कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, जबकि मैं ऑलरेडी एक्सपेल हो चुका हूं। युन ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल तुम अपनी मॉम से पूछो। मिन्हो ने अपनी मॉम की तरफ देखा, लेकिन उसने अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। मिन्हो के चेहरे का रंग उड़ चुका था। युन ने मिन्हो से कहा, जल्दी करो और माफ़ी मांगो। उसकी मॉम ने उसे डांट कर कहा, जल्दी माफ़ी मांगो मिन्हो। मिन्हो अपने घुटनों पर बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा। जब मिन्हो अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग रहा था तो युन ने उसके कानों में कहा, तुम्हारी इस हालत को देखकर भी मेरा दिल भरा नहीं है। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बना दूं। इस सीन के साथ ही डेलिब्रेटेड कमेटी का एंड हो गया और मैं इस गैंग के मास्टरमाइंड से एक स्टेप और करीब हो चुका हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी मौत की तरफ धकेलने की कोशिश की थी।